वो उस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी जब रजिया भाभी धड़ाम से दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुई और उसे कहर भरी नजरों से घूरने लगी। बाल बनाते हाथ एकदम रुके थे और वो होक बनी अपनी भाभी का चेहरा देखने लगी जो गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। क्या हुआ है रजिया भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? उसने हैरत से को देखते हुए पूछा, जबकि रजिया की आंखों में सुर्खी उसके अंदर चलते तूफान का पता दे रही थी। आजकल कुछ ज्यादा ही लेट आने लगी हो तुम। तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुमसे अच्छी तरह पूछ लूं आखिर, और कितनी इज्जत खराब करोगी? उनकी ऊंची आवाज से फुनकारते हमेशा की तरह बाल की खाल उतार रही थी। भैया कहाँ है? मैं खुद उनसे बात कर लेती हूँ, उसने असली नर्म और संजीदा लहजे में कहा। और उसकी बात सुनकर रजिया को मजीद पतंगे लग चुके थे, यानी वो उसे इग्नोर करके डायरेक्ट उनसे बात करना चाहती थी जो उसे हरगिज भी काबिले कबूल ना था। और उन दोनों की ऊंची आवाज सुनकर मुमताज बेगम भी बुखलाई हुए किचन से उसके कमरे में आ गई। क्या हुआ बेटा तुम दोनों को? सुबह सुबह उन्होंने आते हुए नरमी से पूछा, जबकि शॉल को कंधों पर डालकर उसने बैग उठा लिया था। कुछ नहीं अम्मी, मुझे लगता है कि भाभी को फिर कोई दौरा पड़ा है, आज जरूरी मीटिंग है, हो सकता है थोड़ी सी लेट हो जाऊं। आकर असवंत भाई से तफसील से बात करती हूँ। उसने रजिया को मुकम्मल इग्नोर कर दिया था। रजिया तो गम और गुस्से का शिकार हो चुकी थी। वो उस घर की बड़ी भाभी थी, लेकिन आज तक उसकी फौजिया से नहीं बन पाए, और वजह थी फौजिया का खुददार रवैया और अपने पैरों पर खड़ा होने वाली आदत। वो हमेशा यही चाहती थी कि सबकी तरह फौजिया भी उसके इशारों पर नाचे, और यह बात फौजिया को काबिले कबूल ना थी। कुछ साल पहले ही उनके बाप का इंतकाल हो गया और गांव में अच्छी खासी जमीन होने की वजह से आसिफ को अपने बाप की जगह गांव का सरपंच मुकर्रर कर दिया गया। गांव में उनकी अच्छी खासी इज्जत थी, लोग उनकी बेपनाह इज्जत करते थे और आसिफ की बात को अच्छी खासी अहमियत देते थे। और वजह थी इकराम साहब की हिकमत और दानाई। उनकी बुलंद अखलाकी का यह आलम था कि गांव का सबसे अमीर कबीर घराना ना होने के बावजूद उन्हें ये हैसियत हासिल थी कि वह बड़ी बड़ी पंचायतों में फैसले किया करते थे। और यही वजह थी कि आसिफ हरगिज नहीं चाहता था कि उसकी बहन किसी भी ऑफिस में जॉब करती फिरे, लेकिन फौजिया ने हमेशा की तरह उससे जिद लगा ली। भैया मैंने तालीम हासिल की है और मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि आपको मेरी वजह से कभी अपना सर नहीं झुकाना पड़ेगा। और हमेशा की तरह आसिफ को उसकी जिद के आगे हार मानना पड़ी। अब वो सिर्फ उसका भाई नहीं बल्कि बाप था। उसने कुछ अरसा पहले ही रजिया से लव मैरिज की थी और यही वजह थी कि रजिया उनके सर पर सवार रहती थी। आसिफ के घर से जाते ही वो मुमताज बेगम के साथ बदसलूकी पर उतर आती और फौजिया के साथ तो शुरू दिन से ही उसकी बात नहीं बन पाई थी। वो चाहती थी कि फौजिया किसी भी सूरत जॉब ना करे, लेकिन आसिफ को मनाने की वजह से उसने एक बार फिर अपनी भाभी से झगड़ा मोल ले लिया। हर रोज उनकी किसी न किसी बात पर बहस हो जाती और वो कभी भी उसे खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी। इसी वजह से उसने आसिफ को भी फौजिया से अच्छा खासा दूर कर दिया। फौजिया से एक छोटा भाई इबाद जो मुकम्मल तौर पर घर की बहस और मुबाहिसे से दूर रहा करता, फौजिया इबाद की भी जरूरियात को पूरा करती थी। और कुछ अरसा पहले ही आसिफ को अपने भाई की जानिब रागिब करके रजिया ने उसे इस बात पर कायल कर लिया था कि वो फिरोज और फौजिया की मंगनी करते, क्योंकि फिरोज के घर वाले यही चाहते हैं कि वह फौजिया को अपने घर की बहू बनाकर ले आए। फौजी और फिरोज जैसे छिछोरे शख्स की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि वह रजिया का भाई था और वो जानती थी कि अपने भाभी बनाने के बाद रजिया उसे एक पल भी सुकून से रहने नहीं देगी। लेकिन वो जिद पर अटका हुआ था, सो उसे हामी भरना पड़ी और सादगी से उन दोनों की मंगनी कर दी गई। रजिया को अपनी यह जीत भी किसी बड़े मार्के से कम नहीं लग रही थी। उसे यकीन था कि यही वाहिद रास्ता है फौजिया की अकड़ को तोड़ने का। उसने फिरोज के जरिए भी दबाव डाला था कि फौजिया जॉब छोड़ दे, लेकिन वो अपनी इज्जत पर अटकी रही और उसने आसिफ को साफ कह दिया कि अगर फिरोज को मंगनी नहीं रखनी तो वह इनकार कर सकता है, लेकिन अभी उस पर हुक्म चलाने की कोशिश न करे। सो उन्हें शादी तक खामोशी इख्तियार करना पड़ी और वो नाश्ता किए बगैर ही घर से निकल गई। उसने जाते जाते मुमताज बेगम को खुदा हाफिज कहा और उसके जाते रजिया बरस पड़ी थी, आपकी यह बेटी जरूर किसी ना किसी दिन बड़ा गुल खिलाएगी और उस दिन आपको एहसास होगा कि आपकी बहू और बेटा ठीक कहते हैं। मुमताज बेगम के लिए ये रोज का मामला था। उन्होंने बेबसी से सर झुकाते हुए खामोशी इख्तियार कर ली और वह नहीं चाहती थी कि उनके घर में हर रोज ही झगड़े होते रहे। घर में एक ही गाड़ी
थी और वह गाड़ी आसिफ के पास थी, लिहाजा वो बस से ही ऑफिस चली जाती और वापस आने के लिए अपने लिए कोई ना कोई इंतजाम कर लिया करती थी। वो नहीं चाहती थी कि वह किसी पर भी डिपेंड रहे और किसी के लिए बोझ बने। जब तक बाबा जिंदा रहे उसे किसी की जरूरत पेश न आए, लेकिन उनके जाते ही वह बेसहारा हो चुकी थी। ऑफिस में भी पिछले कुछ दिनों से काम को बर्डन ज्यादा था। बिलाल अहमद को फालेज का अटैक हुआ और वह घर पर थे, जबकि उनकी जगह संभालने के लिए आजकल उनका बेटा रियाज अहमद ऑफिस आ रहा था। वो अकड़ू सा मगरूर शख्स अपनी मगरूरी की वजह से किसी को भी खातिर में नहीं लाता और यही वजह थी कि उसके लिए काफी मुश्किल बन रही थी। काम का काफी बर्डन था। वो बिलाल अहमद की सेक्रेटरी कम और उनकी बेटी ज्यादा थी। वो उनकी काफी इज्जत करते थे और जाती तौर पर उसकी वफादारी और ईमानदारी की वजह से उसे ऑफिस में एक खास मुकाम दे रखा था। जबकि रियाज अहमद की बात और थी, वो उससे सब लोगों के दरमियान भी बेइज्जत करने में आर महसूस नहीं करता था। वो ऑफिस आ तो गई, लेकिन उस वक्त भी मुसलसल उसके जहन में रजिया की बातें घूम रही थी। वो जानती थी कि एक बार फिर शाम को वो उसे आसिफ के सामने पेश करेगी और बातों को बड़ा चढ़ाकर सर झटकते हुए उसने काम में दिल लगाने की कोशिश की। जब उसे रियाज अहमद की तरफ से बुलावा आ गया, मैं आई कम इन सर, उसने आहिस्तगी से इजाजत ली और रियाज के असबात में सर हिलाने पर अंदर चली गई। अस्सलाम वालेकुम सर, सलाम करते हुए वह सामने कुर्सी पर बैठ गई। जब रियाज अहमद उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, मैं फौजिया ऑफिस की एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में आपको मेरे साथ जाना होगा। उम्मीद है कि मीटिंग शाम तक क्लियर हो जाएगी और शाम को ही हम वापस आ जाएंगे। वो काफी देर पुरसोच नजरों से रियाज अहमद को देखती रही। क्या हुआ, आपको मेरी बात की समझ नहीं आई? कुर्सी की पुश से टेक लगाते हुए उसने अजीब नजरों से फौजिया को देखा था, जबकि फौजिया ने फौरन बुखलाए हुए इस बात में सर हिला दिया। नहीं सर, मैं समझ चुकी हूँ, मैं घर वालों का इत्तला कर देती हूँ। यहाँ इनकार करने का सवाल भी पैदा नहीं होता था। दिल में अजीब सी बेचैनी फैली थी और उसे मीटिंग के बारे में मालूम तो था, लेकिन उसे यह मालूम ना था कि ऑफिस से बाहर जाना पड़ेगा, वरना वह घर बताकर आती। उसने मुमताज बेगम के नंबर पर कॉल की, लेकिन शायद वह सो रही थी। उस वक्त वह दवा लेकर अक्सर सो जाया करती। उसने आसिफ को कॉल करके बताना चाहा, लेकिन आसिफ ने भी उसकी कॉल अटेंड ना की और मजबूरन उसे रजिया का नंबर डायल करना पड़ा। भाभी, घर में बता दीजिएगा कि मैं एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में शाम तक ऑफिस से बाहर जा रही हूँ सर के साथ हो। अच्छा, यानी अब ऑफिस के बाहर भी तुम रंग रलियां मनाती फिरोगी? मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है, खुद ही बता दो, रजिया ने अपने असली लहजे में कहते हुए कॉल काट दी। उसने उसकी बात भी सुनना भी गवारा ना किया, जबकि वह बेबसी से मोबाइल देखती रही। शाम तक की बात थी और उसके बाद आकर वह अपने भाई या माँ को बता सकती थी। रियाज अहमद के मुताबिक यह एक अर्जेंट मीटिंग थी और इसीलिए उन्हें अर्जेंटली ही जाना पड़ा, वरना वह पहले से ही हस्बैंड से इजाजत लेकर आते। फाइल संभालते हुए गाड़ी में बैठकर भी वह अजीब कश्मकश का शिकार थी। दिल था कि बेचैनी और इस्तराब से धड़कता चला जा रहा था, जबकि सामने ड्राइविंग सीट पर बैठा रियाज अहमद मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। वह किसी को कायल करने की कोशिश कर रहा था कि वह शाम से पहले ही लौट आएगा, जबकि उसे सरसरी सी बात करते हुए सुनकर उसने पलकों को झुका लिया। अपनी तवज्जो गाड़ी से बाहर मरकूज करते हुए वो मुकम्मल तौर पर उसकी बातों से लाता हो चुकी थी। उसे यकीन था कि वह किसी लड़की से बात कर रहा है और वो अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक शख्स जो उसके सामने हर वक्त एक बफरे हुए शेर की तरह रहता था, उस वक्त मुकम्मल बेबसी और लाचारी का शिकार था। वो उसे मनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था कि वो वक्त से पहले लौट आएगा, मीटिंग बहुत जरूरी है, वरना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और काफी देर के बाद उसने कॉल काट कर खामोशी इख्तियार कर ली। फौजिया ने भी खुद से कोई बात ना की, ना ही रियाज अहमद के साथ उसकी इतनी बन पाए। वह अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक शख्स था और बात करता तो दिल धड़का देता, लेकिन फौजिया के लिए वो एक बॉस से बढ़कर कुछ भी ना था। ना जाने क्यों उसे देखकर फिरोज के मुतालिक सोचने लगी। वो बेकार सा शख्स जब भी उसके करीब आता तो शक भरी नजरों से देखकर रजिया की तरह ही तंज पर उतर आता। वो अक्सर औकात ही उसे ताने दिया करता कि वो अयाशी की आदी है। उसके साथ ही धमकियों से भी नवाज देता कि जिस दिन वो उसके घर आएगी उसकी सारी अयाशियां खत्म हो जाएंगी। वो नहीं जानती थी कि आगे बढ़कर उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन उस वक्त वो तहम्मुल से अपने काम पर फोकस करना चाहती थी। पूरा रास्ता ही खामोशी ही रही। रियाज अहमद काम के सिलसिले में हल्की फुल्की बातचीत कर लिया करता तो वह जवाब दे देती। तकरीबन 2 बजे के करीब उनकी गाड़ी मरी की सड़कों पर रवाना थी।
उसने बस एक शॉल ले रखी थी, उसके अलावा कुछ नहीं। और अगर उसे पता होता तो वह घर से मुकम्मल इंतजाम के साथ आती, लेकिन उस वक्त शॉल को अच्छी तरह कंधों पर लपेटकर वो इन हमाक से बाहर की सड़कों पर पड़ी हुई बर्फ को देख रही थी और मरी की हवाओं ने खुशदिली से उसका इस्तकबाल किया। एक अरसे से पिंडी में रहने के बावजूद वो अभी तक मरी से मुतारिफ नहीं हुई थी। बाबा ने कितनी बार कहा था कि उसे लेकर जाएंगे, लेकिन फिर मौका ही नहीं मिला और वह इस दुनिया से चले गए। वो इन हमाक से सड़कों पर गिरी हुई बर्फ को देख रही थी और दिल चाह रहा था कि वह अभी गाड़ी से उतरकर उस बर्फ में बच्ची बनकर खेले। ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत रास्ते, ढलवानों से गिरते हुए पानी और सामने बैठा खरूस शख्स उसे एक मिनट भी इजाजत नहीं देता कि वह बाहर जाकर यह सब कुछ देख पाए। कुछ ही देर के बाद गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने खड़ी हो गई। यहाँ उनकी तकरीबन 1.5 घंटे की मीटिंग थी और उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर वापसी के लिए निकलना था। फजल साहब के साथ यह मीटिंग करना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है और डैड को हर हाल में ये प्रोजेक्ट चाहिए था, लिहाजा किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। उसने गाड़ी से उतरने से पहले उसे हिदायत की थी और वो मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली देने लगी। सर, आप यकीन रखें, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मुकाबिल ने एक नजर उसकी जानिब चेहरे पर फैली हुई पुरइत्मीनान मुस्कुराहट को देखा और अगले ही लम्हे अपनी नजरों को दूसरी जानिब मरकूज कर दिया। सामने बैठी लड़की इंतहा की खूबसूरत होने के साथ साथ काफी पुरकशिश थी। उसका पुरएतमाद लहजा, चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट और बड़ी बड़ी आंखें देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लेती और यही वजह थी कि वह मेरे से भी बार बार उसकी जानिब मुतवज्जो हो रहा था। फजल साहब की तरफ से उस मीटिंग के लिए तकरीबन 3 लोग आए थे और सबसे पहले रियाज अहमद के साथ उसने खाना खाया और बेहद भूख होने की वजह से रियाज की मौजूदगी में बस थोड़ा ही खा पाए और जल्दी ही हाथ पीछे खींच लिया। मीटिंग का आगाज हुआ और उसने जिस कदर जहानत से सब कुछ संभाला, रियाज अहमद कितनी ही देर उसका चेहरा देखता रहा। अभी तक वह खुद अपने बाबा की तरह बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, ना ही बिजनेस में उसकी गहरी दिलचस्पी थी और बस अपने बाप की गैर मौजूदगी में वह उनके ठीक होने तक ये सब कुछ संभाल रहा था। लेकिन सामने बैठी लड़की अच्छी खासी तजुर्बाकार लग रही थी। उसने जिस तरह सब कुछ हैंडल किया, ये प्रोजेक्ट उन्हें मिल चुका था। वेल डन मिस फौजिया, आप वाकई में टैलेंटेड है। उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया, जबकि वो पहली बार उस खड़ूस शख्स के मुंह से कुछ अच्छे अल्फाज सुनकर मुस्कुराई थी। थैंक यू सर, आप जल्द से जल्द मुझे घर पहुंचा दे ताकि मेरे घर वाले परेशान ना हो। दरअसल मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हो पाया, अगर आप चाहे तो मेरे मोबाइल से उनको राब्ता कर सकती है। उसने ऑफर की थी। नहीं सर, मैं घर वापस जाने के बाद उनको समझा लूंगी, बस शाम से पहले पहले मुझे हर हाल में घर पहुंचना है। और वो भी उठ खड़ा हुआ। चले चलते हैं। एक बार फिर वो कॉल में मशरूफ हो गया। सिर्फ मैं हूँ और ऑफिस के 2 क्लाइंट, और सबसे खुशी की बात यह है कि मीटिंग सक्सेसफुल रही। बाबा को जल्दी से इत्तला दे दो, उसने खुशी से चाहते हुए कहा, जबकि फौजिया को हैरत हुई वो झूठ क्यों बोल रहा था। मैं ये बात छुपा रहा था कि उसके साथ ऑफिस की सेक्रेटरी है। क्या बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए और तुम नाराज हो रही हो। मैंने कहा ना कि मैं शाम से पहले वापस आ जाऊंगा। यकीन रखो, कभी मुझ पर एतमाद भी कर लिया करो। उसका लहजा बिल्कुल संजीदा और बेपनाह नर्म था। वो बहुत आहिस्ता आवाज से बात कर रहा था, लेकिन क्योंकि गाड़ी में सिर्फ फौजिया थी तो वो उसकी बातों को बआसानी सुन रही थी। उन्हें वहां से निकलते निकलते भी काफी देर हो गई। ट्रैफिक का रश और होने वाली बर्फबारी उनके लिए काफी मुश्किलात पैदा कर रही थी। बेचैनी से उंगलियां झुटकाते हुए वो मुसलसल सेरेलब कुछ व्यर्थ कर रही थी और उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। शाम से पहले अगर लेट हो जाती तो न जाने घर में कौन सी कयामत बर्पा हो जाती, लेकिन शायद आज मुकद्दर को कुछ और ही मंजूर था। बर्फबारी की वजह से रोड ब्लॉक हो चुके थे और काफी देर गाड़ी ऐसे ही खड़ी रही और अब डूबते हुए दिल के साथ रियाज अहमद को वो देख रही थी। सर, कोई रास्ता निकाल ले प्लीज, यहाँ सिग्नल भी नहीं है और मुझे घर वालों को इत्तला करनी है। वो काफी परेशान हो रही थी, जबकि वो खुद अच्छा खासा झुंझुलाया हुआ था। आप देख रही हैं कि मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ, रोड ब्लॉक है और यहाँ से निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। बर्फबारी काफी ज्यादा थी और गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी और सबसे ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि वहाँ सिग्नल्स भी मौजूद न थे। यहाँ सर्दी हद से ज्यादा थी और जाते जाते वो पिछली सीट पर बैठ गई, लेकिन आते हुए उसे सख्ती से रियाज अहमद ने कहा था कि वो उसका ड्राइवर नहीं है, लिहाजा आगे बैठे। और उस वक्त रियाज अहमद के करीब बैठी वो न जाने किन सोचों में डूबी हुई थी। उसका जहन मुसलसल इस
इस्तराब की कैफियत में घर वालों के रवैया के बारे में सोच रहा था। ना जाने रजिया ने आसिफ को क्या कुछ कह दिया होगा और वो जानती थी कि वो जरा बराबर भी उस पर एतमाद नहीं करता। वही भाई जो कल तक उस पर जान निछावर करता था अब उसे शक भरी नजरों से देखने लगा है। उसे भी अच्छा नहीं लगता कि वो खुद मुख्तार होकर खुद को साबित करे। शायद वह भी यही चाहता है कि वह सारी जिंदगी बोझ की सूरत में किसी और के सर पर पड़ी रहे। रियाज अहमद का चेहरा परेशानी में डूबा हुआ था। वो बार बार नंबर ट्राई करने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन यहाँ सिग्नल का काफी इशू था। उन्हें यही खड़े खड़े ही 8 बजे बज चुके थे और फैले फैले से नीम अंधेरे को देखकर ही उसकी धड़कनें रुकती चली जा रही थी। खौफ उस पर शिद्दत से असरअंदाज हो रहा था और उसने घर में माँ को बताया था कि वह शाम से पहले आ जाएगी, लेकिन अब रात बीतने को थी। वहाँ से गाड़ी निकालते भी काफी देर हो जाती और रात उस गाड़ी में गुजारना उसके लिए वबाल बन चुका था। उस सर्दी की शिद्दत से वह मुकम्मल कांप रही थी, जबकि साथ बैठा शख्स भी उसकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो खुद जिस तरह से गुजर रहा था वह सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन दोनों ही वजूद अपने अंदर छिड़ी जंग को लड़ रहे थे। कुछ ही देर के बाद उसकी आंखें खुद ब खुद भीगने लगी और वह रोने लगी। वो जानती थी कि घर में उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। आप रो रही हैं मिस फौजिया, आप जानती हैं ना कि मैं पहले ही यहाँ पर कितनी मुश्किल का शिकार हूँ और आप मेरी मुश्किलात को बढ़ा रही है। उसे उस लड़की की इस कदर खौफजदा होने की उम्मीद ना थी। सर प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दे, यहाँ रात गुजारने का मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। रिलैक्स करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं आपके घर वालों को बता दूंगा कि काफी देर हम बर्फबारी की वजह से फंसे रहे और आपकी तरह मेरी भी कुछ मुश्किलात होंगी, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी रोना शुरू कर दूं। वह हल्के फुल्के लहजे में बात कर रहा था। शायद वह उसके अंदर मौजूद बेसुकूनी को कम करने की कोशिश कर रहा था और मुसलसल हाथ रगड़ते हुए वह खुद को गर्म करने की कोशिश कर रही थी। जब उसकी हालत देखते हुए रियाज अहमद ने अपना कोट उतार कर उसकी तरफ बढ़ाया। आप इसे पहन ले, ठंड बहुत ज्यादा है, आप बीमार हो सकती हैं। जबकि वह अच्छा खासा बौखला गई। कितनी ही देर वह सुर्ख नजरों से रियाज अहमद का चेहरा देखती रही। नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है। उसने कोट उसकी गोद में रख दिया। इस वक्त इसकी जरूरत है। आप तकल्लुफात में पड़ने की बजाय इससे बीमार हो जाएंगी। खुद पर संजीदगी का लिबा ओढ़े वो बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन सामने मौजूद लड़की की भीगी सी आंखें उसके दिल में अजीब सी बेसुकूनी पैदा कर रही थी। वो मिडिल क्लास लोगों के रवैयों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो जानता था कि अगर उनकी लड़की एक रात भी घर से बाहर गुजार ले तो वह न जाने किस तरह की तशवीश का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उसे यकीन था कि वह उसके घर वालों को समझा लेगा। फौजिया जैसी खुद एतमाद लड़की के घर वाले भी जरूर पढ़े लिखे होंगे। जबकि दूसरी जानिब फौजिया के घर कयामत बरपा थी। रजिया ने तो घर सर पर उठा लिया था और उसने आसिफ को खुले लफ्जों में कह दिया था कि उसकी बहन ना जाने किसके साथ रात गुजारने चली गई। उसने बताना भी जरूरी ना समझा और अपना नंबर ही ऑफ कर रखा है। मुमताज बेगम का तो रो रो कर बुरा हाल था। आज तक ऐसी कोई हरकत ना हुई थी जिसकी वजह से उन्हें आसिफ के सामने शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन आज अपनी बेटी की वजह से वह शर्मिंदगी का शिकार थी। वो ऐसा नहीं कर सकती। रजिया बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो जरूर किसी मुश्किल का शिकार होगी। आसिफ को उसके ऑफिस जाकर पता करना चाहिए और वो उन पर अच्छा खासा धारा था। ये सब कुछ आपकी ढील का नतीजा है। अम्मी, मैंने पहले रोज ही कह दिया था कि जॉब करने की जरूरत नहीं है। आखिर उसे किस चीज की कमी है और आज तो उसने हद ही पार कर दी। अम्मी यह ठीक कहती थी, मुझे इस पर एतबार ही नहीं करना चाहिए था। इर्द गिर्द के लोग भी उनके घर में फैली हुई खबर पर मुतवज्जो हो चुके थे। लोगों ने बड़ा चढ़ाकर बात करना शुरू कर दी और बात रजिया के मायके तक भी पहुंच गई। फिरोज तो बफरा हुआ आसिफ के सामने आ गया। आपको अपनी बहन को काबू में करना चाहिए था और अगर नहीं कर सकते थे तो उसे मेरे हवाले कर देते। आप एक दफा बाहर निकल कर देखे कि लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। रात गुजरने को आई है और मेरी बात गौर से सुन ले आसिफ, अगर आज रात आपकी बहन घर से बाहर रही तो फिर मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। अरे मेरी बेटियों का भी कोई माहौल है, घर की तरबियत पर असर पड़ता है। और मुमताज बेगम को उसकी बात अच्छी खासी खटकी थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू, वो तुम्हारी बहन है और हो सकता है कि वो किसी मुसीबत का शिकार हो। मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती और ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। अगर आपकी बेटी किसी मुसीबत का शिकार थी तो वह फोन करके इतला तो कर सकती थी, लेकिन उस पर तो खुद मुख्तारी का भूत सवार है। वो क्यों किसी को अपनी मुश्किलात के बारे में बताए
जाएगी। आप यह मान लीजिए खाला जान, अब आपकी बेटी हाथों से निकल गई है। ये फजर की नमाज के बाद का वक्त था जब दरवाजे पर हॉर्न हुआ और आसिफ ने हैरत से दरवाजे को देखा। कुछ ही देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और आसिफ ने किसी भी भपरे हुए शेर की तरह जाकर दरवाजा खोला। जब सामने खड़े रियाज अहमद को देखकर उसने हैरत से उसके पीछे खड़ी बहन को देखा और फिर हाथ बढ़ाते हुए उसे अंदर खींच लिया। वो किसी कटी हुई शाख की तरह आसिफ के खींचने पर अंदर दाखिल हो गई, जबकि रियाज अहमद दरवाजे पर ही खड़ा था। रियाज अहमद के सामने उस तरह का रवैया देखकर उसे अच्छी खासी शर्मिंदगी हुई। देखिए, हम बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार थे और मरी में बर्फबारी की वजह से रोड ब्लॉक हो चुका था और हमें काफी देर हो गई, बल्कि पूरी रात ही गुजर गई। आप लोग इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, उसने आसिफ की जानिब देखते हुए प्रोफेशनल अंदाज में कहा था। जबकि उसकी बात सुनकर आसिफ ने शिद्दत से उस पर धड़ा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे लोगों को जो हम जैसे लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाते हैं, और रही बात मेरी बहन की तो मैं खुद उससे अच्छी तरह निपट लूंगा। आपको सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर सूरज फैलता जा रहा था और घर के इर्द गिर्द बने करीबी घरों के लोग भी उनकी जानिब मुतवज्जो हुए थे। आसिफ जिस कदर धाड़ कर रियाज को कह चुका था कि रियाज अहमद का चेहरा ही जिल्लत के मारे सुर्ख हो गया। आज तक उसने किसी की भी इतनी ऊंची आवाज नहीं सुनी थी। मैं साफ लफ्जों में कह रही हूँ, इस लड़की की मेरे घर में कोई गुंजाइश नहीं है। रही बात मेरे भाई की, तो वह रात ही उससे ताल्लुक खत्म करके गया है। उसने दुख भरी नजरों से रजिया को देखा। भाभी, मैंने आपको कॉल की थी। और रजिया ने आगे बढ़ते हुए उसे बाजू से पकड़कर झंझोर डाला। मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। ना ही तुमने मुझे इत्तला दी थी और ना ही किसी किस्म की कॉल मुझे रिसीव हुई थी। मुझे क्यों शामिल कर रही हो अपनी इलाशियों में? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस शख्स के साथ रात गुजार कर। और रियाज अहमद हैरत से रजिया का चेहरा देखता रहा। मुमताज बेगम तो बस उसे देखकर रोए ही जा रही थी। उन्हें अपनी बेटी पर यकीन था, लेकिन उस वक्त वो कुछ भी करने के काबिल ना थी। हत्ता कि उसका भाई इबाद भी खामोश खड़ा था और शायद वह भी उनकी बातों में आ गया था। चाहे उसने फौजिया पर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगाया था, लेकिन उसकी खामोशी भी फौजिया के लिए दुख का बायस बन रही थी। आज के बाद अगर तुम अपनी बेटी बहन की जिंदगी का फैसला अच्छी तरह ना कर सको तो हमारे फैसला में भी पड़ने की जरूरत नहीं। अगर यह कोई और लड़की होती तो यहाँ पंचायत खड़ी कर ली जाती, लेकिन यह आसिफ की बहन है तो हर कोई मुकम्मल खामोश है। गली में कुछ मर्द और भी जमा हो गए और यह वक्त फौजिया के लिए मर मिटने का मुकाम था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ यह सलूक किया जाएगा और मजबूरन आसिफ को खामोशी इख्तियार करना पड़ी। अगर यह आपके साथ किसी मीटिंग में भी थी तो भी मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि यह रात भर आपके साथ बह रही है और अब तुम इससे निकाह किए बगैर इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। रियाज अहमद के सर पर गोया बम फूटा और वो हैरत से रियाज अहमद को देखती रही, जिसके चेहरे की सुर्ख रंगत उसके दिल में मौजूद नफरत का पता दे रही थी। वो यहाँ आकर हकीकत में फंस चुका था। देखिए, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये दो लोगों की जिंदगी का सवाल है और वैसे भी आपकी बहन एक पाकबा पास लड़की है। और रजिया बफरे हुए उसकी जानिब बढ़ी। अगर यह इतनी ही पाक पास है तो इसे अपने निकाह में लेकर यहाँ से चले जाओ, हम इसे मजीद अपने घर नहीं रख सकते। रियाज अहमद ने पलटकर फौजिया को देखा, जिसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी, छोटी सी सुर्ख नाक। इसके आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।